लिखिए A train is moving with 30 मीटर पर सेकेंड horizontally 30 मीटर पर सेकेंड horizontally फुल स्टॉप आगे लिखिए A ball is thrown with 40 मीटर पर सेकेंड ball is thrown with 40 मीटर पर सेकेंड in upward direction with respect to train full stop find time of flight the maximum height attained by ball time of flight कोमा दे दो maximum height attained by ball and range of ball बॉल ही बोला है पार्टिकल बोला है बॉल ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने से पहले ये मॉडल क्वेश्चन है पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोग मान लो ट्रेन में या बस में जा रहे हो, ट्रेन बोले बस बोले कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझिए मेरी बात। देखो मान लो ये बस है या ट्रेन है, ये जा रहा है किसी स्पीड से, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। पहले ध्यान समझिए, आप लोग बस में जाते हैं, अब मान लो बस में आप खड़े हो और आपने अपने हाथ से एक बॉल को उछाला ऊपर की तरफ, ऐसा ट्रेन चल रहा, चलती ट्रेन में आप बॉल को ऐसा उछाले, तो बताओ बॉल फिर से आप ही के हाथ में आएगा, बॉल आगे जा गिरे पीछे गिरे, ऐसा हुआ है क्या? अब बस में ऐसा उछाल के देखना, ऐसा क्या होगा कि बॉल पीछे चला जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर बॉल आप बस के अंदर बैठे हैं और आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो वहीं आता है, या ऐसा लगता है क्या कि आप वो पीछे वाले सीट पे जाके गिरेगा? ऐसा है क्या? आप आगे वाली सीट पे बैठे, आप किसी चीज को उछालेंगे तो वो पीछे वाले सीट पे चला जाए। क्लियर है ना? तो वो आता तो इधर ही है, वो तो आता है जस्ट लाइक उसी तरीके से जैसे ग्राउंड पे किसी बॉल को उछाले तो जैसे ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, सेम ये भी ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर एक बात सोचो, जितनी देर ये हवा में रहा उतनी देर ट्रेन तो आगे चला गया, तो ये फिर से ये आगे भी गया है, आपको पता नहीं चला, अलग बात है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही है रिलेटिव मोशन। एक्चुअल में क्या है, ये ऊपर भी गया और आगे भी गया, पर जितना आगे ये गया उतना आगे आप भी चले गए। देखो इसका एक्चुअल में पाथ बनाना हो ना, इसका पाथ ऐसा बना, ये किया है प्रोजेक्टाइल मोशन, पर आप यहाँ पर पहले खड़ा थे, आपके हाथ में था, ये बॉल जब यहाँ पहुंचा तो ट्रेन भी आगे चला गया, तो आप भी उसी के नीचे आ गए। ये जब यहाँ पे पहुंचा तो आप भी उसी के नीचे आ गए, ये जब यहाँ पहुंचा तब भी आप उसी के नीचे आ गए, और ये जब वापस आपके हाथ में आया तब उसके नीचे तो थे ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताओ ये आगे क्यों जा रहा है, ये कंटिन्यूअस आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रेन का जो आगे वाला वेलोसिटी था वो आपके पास भी था और बॉल के पास भी। ट्रेन के अंदर जो भी है सबके पास है ना ट्रेन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है पर वेलोसिटी तो है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप बस के साथ आगे गए, हवा में रहे या कहीं रहे, वेलोसिटी तो वो कैरी किया ना, पर चूंकि बॉल के साथ साथ हम भी चलते हैं तो हमें लगता है, जैसे देखो मेरा हाथ यहाँ है और मैं भी चल रहा हूँ, मेरा हाथ भी आगे चला, मुझे लगता है मेरे ऊपर ही है, पर एक्चुअल मेरे ऊपर है क्या? ये तो ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है पर मुझे लगेगा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि इसी की स्पीड से मैं भी मूव कर रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही कहानी इसमें भी होता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही बोला है कि चलती हुई ट्रेन से किसी चीज को ऊपर फेंका गया, तो बताइए ये कितनी देर बाद वापस आकर इसके हाथ में गिरेगा, वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, वो हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। और रेंज क्या, देखो रेंज होगा उतनी देर में ये कितना आगे जा गया, इसको नहीं लगा आगे गया पर एक्चुअल में तो आगे गया ना। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? या आप ऐसा भी सोच लेना कि अगर कोई ग्राउंड में कोई होता ऑब्जर्वर, तब उसको कैसा दिखता है, उसको ये ऐसा दिखता है, ग्राउंड में तो ये ऐसा दिखता है, इसके साथ आदमी भी जाता हुआ दिखता है, तो इसके लिए तो रेंज साफ साफ पता चलेगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एक एक चीजें ध्यान समझिए, आइए मैं एक आपके लिए ये बना दिया बस या ट्रेन जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली इसलिए बोला, किसी भी डायरेक्शन लीजिए, बस हॉरिजेंटली ले लीजिए, ठीक है। अब एक बॉल वर्टिकल फेंका गया इसके अंदर से, कैसे भी फेंका गया हो, तो मैं यहां पे मान लेता हूं ग्राउंड छत पे ऐसा, और ऊपर की तरफ फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। पहले मैं पाथ आपको दिखाता हूं दोनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये मान लो ट्रेन है, और एक ऑब्जर्वर को मैं ग्राउंड पे रखता हूं।
तो अगर फ्रेम जो है आप एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड रखेंगे, तो ये बॉडी कैसा चलता हुआ दिखेगा? ये बॉडी कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, प्रोजेक्टाइल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर आपका फ्रेम ट्रेन ही है, आप ट्रेन में बैठे हैं और आप ही देख रहे हैं, आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉल को, तब तो लगेगा बॉल आप ही के हाथ में आकर गिरा। तब आपको लगेगा ये बॉल यूं गया, और फ्री फॉल को हम लोग पाथ सिर्फ अलग दिखा देते हैं, एक्चुअल में यहीं पे आया और यूं आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके। आप मुझे बताओ, फ्रेम में जो देखेगा उसको ये बॉल की स्पीड क्या दिखेगा? तो उसको दो स्पीड दिखेगा, एक ट्रेन वाला भी इसको मिला हुआ है हमेशा, क्लियर है ना? कितना है? 30 मीटर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इस बॉल को दिखेगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर किधर है? 40 मीटर पर सेकेंड। ये दो स्पीड दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं हो गया, इसका रिजल्टेंट कुछ ये हो रहा होगा, इसी का नहीं इधर घूम गया। क्लियर है ना? पर इसमें देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जब निकालोगे, ध्यान से समझिए, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालते, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, बॉल का वेलोसिटी क्या है? बॉल का वेलोसिटी, अच्छा अब देखो, वेक्टर अगर माइनस करते हैं तो माइनस का तरीका है, आई वाले को आई में करते हैं, जे वाले को जे में करते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग जरा लिखने की कोशिश करो। देखो, पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 30 आई कैप। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वेलोसिटी ऑफ, प्लस लिखना है प्लस लिख दो, 0 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर दिखाना है तो बॉल को मिला है 40 पर, ऊपर की तरफ मिला है जे में। समझ पा रहे हैं? सिर्फ बॉल का हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में, तो बॉल का कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। ओके, एक बात देखो, ये जो 40 मीटर पर सेकेंड दिया है बॉल को, वो ट्रेन में बैठा आदमी दिया ना, तो वो 40 मीटर पर सेकेंड वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही है, ये बात समझो। ये बॉल ट्रेन से ये हुआ है, ये जो 40 मीटर पर सेकेंड है किसके रिस्पेक्ट में है? बॉल के ही रिस्पेक्ट, ट्रेन के ही रिस्पेक्ट में है। पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो है, ये है ऊपर की तरफ 40 जे कैप। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब 2D में आ गया, यही मैं बोल रहा हूं कि कल तक 1D कर रहे थे, आसान था प्रोजेक्टाइल, मतलब कल तक 1D था आपका रिलेटिव मोशन। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका पाओ, आसान तरीका पे आओ। जब ट्रेन के फ्रेम में होगा, जब ट्रेन के फ्रेम में होगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ यही वेलोसिटी दिखेगा 40, हॉरिजेंटल नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी वेलोसिटी यहां पर दिखेगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एब्सोल्यूट है, ग्राउंड पे बैठा आदमी को इसके पास दोनों वेलोसिटी दिखेगा, ऊपर की तरफ भी और इस तरफ भी। पर ट्रेन में बैठा आदमी को सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ट्रेन में बैठा आदमी फेंका है 40 से, तो 40 ही दिखेगा। क्या यहां तक बातें समझ में आया? अच्छा, अगर आप एब्सोल्यूट इस तरीके से निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ, अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, पर फॉर्मूले का बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बॉल आपको नहीं पता है एब्सोल्यूट, जो कि ये है। ये कैसे आया यही मैं दिखा रहा हूं, हालांकि आप लॉजिक से समझ गए। माइनस ट्रेन का आप लोगे 30i प्लस 0j, और ये लेंगे 40j। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म को उधर भेजिए, ये वाला टर्म को जब उधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40j प्लस, इसको उधर भेजे
30i प्लस 0j इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या निकल कर आया आपका, जे में जे को जोड़ोगे, आई में आई को जोड़ोगे, ये आ गया 30i प्लस 40j। अब ये देखो, ये तो 11th में ऐसा करते हैं हम लोग, ये तो क्लास 11th में ऐसा करते हैं। अभी तो आप डायग्राम से लॉजिक समझ सकते हो। यही नहीं आया 30i 40j, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ भी अलग चीज थोड़ी थी, आप ऐसा ही सोच सकते हो कि ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन का स्पीड तो बॉल के पास है ही पहले से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकली फेंका गया तो वर्टिकल भी 40 है। पर वो सब किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एब्सोल्यूट या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर ट्रेन में बैठा आदमी को तो वो आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल होगा। क्या इतनी बातें समझ पाए? क्या इतनी बातें समझ पाए? अच्छा, अब हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, यू एक्स, इसी को बोल सकते हैं यू वाई, या इसमें भी जाओ तो इसमें यू वाई बोलिए इसको। अब जो निकालना है सब निकाल सकते हैं इसी इंफॉर्मेशन से। क्या क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए कितना टाइम में मिलेगा, तो आप हमेशा जानते इधर से सोचो या इधर से सोचो, टाइम जानते हो ना, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये वाला कंडीशन भी सोचिए तब भी टाइम होगा 2u/g, और u ऊपर वाला डायरेक्शन, और इधर से भी सोचो तब भी होगा 2u/g ऊपर वाला, तो सेम ही आंसर आएगा ना। मैक्सिमम हाइट, इधर से भी देखो जितना हाइट ऊपर जाता हुआ इसमें दिखेगा उतना इसको भी दिखेगा। मान लो ट्रेन का हाइट कुछ भी नहीं है, ये ज्यूम करें ऐसा, क्योंकि ट्रेन का कुछ हाइट नहीं दिया है, तो फिर से u²/2g u²/2g सेम आएगा। रेंज में अंतर आएगा, रेंज में क्यों अंतर आएगा, रेंज में अंतर इसलिए आएगा कि चूंकि ये भी आगे चला गया, या तो आप उतनी टाइम में देख लो ट्रेन कितना आगे गया, उतना ही बॉल भी आगे चला गया, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से अगर इस फ्रेम में सोचोगे ट्रेन के फ्रेम में, तो ट्रेन देख लो उतनी डिस्टेंस में कितना आगे गया, या यहाँ रेंज का फॉर्मूला लगा लीजिए 2ux + uy/g। समझ पा रहे हैं? चलिए निकालिए जरा। सिर्फ आपको हर फ्रेम में सोचना आना चाहिए, पूरा प्रोजेक्टाइल का कहानी यही है। एक बार हर फ्रेम में सोच लीजिए, ये तरीका इसके बाद किसी क्वेश्चन में मैं नहीं लूंगा, आपको लॉजिक से ही निकालूंगा, वही फास्ट होगा। बाकी ये डाटा समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि मैंने 40 जो लिया वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ट्रेन से उसको फेंका गया, तो ट्रेन का ऑब्जर्वर अपनी स्पीड में ना 40 फेंका है। आइए टाइम कितना आ गया जी, 8 सेकेंड, u²/2g है ना। तीनों आंसर बता दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, पहले ये दोनों बताइए। 8 सेकेंड और 80 मीटर। पहले यहां तक लिखिए जल्दी से, यहां तक लिखिए जल्दी से। आइए अब रेंज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए रेंज आप कहीं से भी निकालिए, ये दोनों भी कहीं से निकाले, रेंज भी कहीं से निकालो, पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए। अब ना मैं रेंज में जा रहा हूं, मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो रेंज बोलते हैं किसको, रेंज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, रेंज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को। रेंज वर्ड का मतलब होता है हमेशा, क्योंकि वर्टिकल तो हाइट से निकाल ही दिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो अगर इस फ्रेम में सोचो, ट्रेन के फ्रेम में सोचो बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रेन के लिए, ट्रेन में बैठा आदमी को तो वहीं पे गिरा, पर उतनी देर में ट्रेन ही आगे जा चुका है ना, तो 8 सेकेंड में ट्रेन कितना आगे गया है। देखो एक्सेलरेशन का चर्चा नहीं किया, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो 8 सेकेंड में ये कितना चला गया, इन 8 सेकेंड जो आदमी उसको थ्रो किया या ट्रेन, दोनों के पास यही स्पीड है आगे की तरफ, तो 8 सेकेंड में कितना चला जाएगा, 30 × 8 240 मीटर। यानी बॉल फेंका और 240 मीटर दूर आकर गिरा है, पर आदमी भी वहां चला गया, इसलिए उसको लगा मेरी हाथ में आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए? या ग्राउंड में सोचो तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाइए,
क्या था 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाय जी, 2 इंटू 30 इंटू 40 बाय 10, देखिए वही आएगा 240 आएगा ना। क्लियर है? जैसे भी आप सोच पाए। तो अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा आप लॉजिकली सोचेंगे तो यही तरीका अपनाएंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो ये तरीका अपनाएंगे, ओरल कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लास का बस काम इतना ही है कि आपको एक बार ना दिशा मिल जाए सोचने का, कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं, फिर बाकी टच जो है क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही आएगा। तो देखो एक ही बॉल को दो ऑब्जर्वर अलग अलग देखा, तो दोनों को वो मोशन ही बिल्कुल अलग दिखा। इसके लिए फ्री फॉल मोशन था एकदम वर्टिकल, और इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया ना? जल्दी करें जिनका रिमेनिंग। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इसी टाइप का। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected with 30√2, देखो मैं बोर्ड पे लिखा 30√2 मीटर पर सेकेंड at 45 degree angle, with horizontal from train which is traveling with 10 meter per second, from train which is traveling with 10 meter per second। ठीक है? फाइंड velocity of ball, with respect to ground, और दूसरा displacement of ball in ground frame when ball return to surface। अब सीधा नहीं फेंक कर थोड़ा एंगल पे फेंका है, तो दो चीजें पूछा है फिर से आपको, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा, रेंज ही पूछा है, और पूछा इसके रिस्पेक्ट में। अब साफ साफ बोल दिया फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका कितना वेलोसिटी होगा। लीजिए 2 मिनट समय लीजिए, 2 क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए। इसमें टाइम नहीं पूछा है तो ये वाला अप्रोच जरूरत नहीं है, टाइम अगर ये निकालना है तो निकाल सकते हैं। पहले ये डायग्राम बनाने की कोशिश करें, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि ग्राउंड पे बैठा आदमी को वो कैसा दिखेगा, कौन कौन सा वेलोसिटी दिखेगा, वही तो आंसर पहला का हो जाएगा। और फिर कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो आया ना सभी का। आप क्या कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट तोड़ दीजिए, उसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ट्रेन का एक और वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हॉरिजेंटल में 2 वेलोसिटी को जोड़ दोगे और वर्टिकल में एक ही रहेगा ऊपर की तरफ। तो इस केस में ध्यान देखिए, आपका जो भी ट्रेन है, ट्रेन तो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस बार बॉल को हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पे थ्रो किया गया। कितना डिग्री पे भाई? और स्पीड है 30√2। देखो वैल्यू 30√2 इसीलिए दिया कि एंगल से कैंसिल होने में आपको दिक्कत ना हो, 45 डिग्री। तो पहली काम तो आप ये करो कि उसका 2 कंपोनेंट तोड़ दीजिए। आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें?
तो इस डायरेक्शन में बॉल का, जो बॉल को वेलोसिटी दिया गया, ट्रेन का नहीं, बॉल को जो दिया गया, वो हो जाएगा 30√2 cos 45, जो कि वैल्यू मिल गया 30। क्लियर है ना? अच्छा 45 डिग्री है, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में भी 30 ही आएगा। फिर से 30√2 cos sin 45 करोगे तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये वेलोसिटी दिया गया था, अब दो दो वेलोसिटी दे दिया गया, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। तो ग्राउंड वाला इंसान जब देखेगा, ग्राउंड वाला इंसान जब देखेगा तो उसको ये जो बॉडी दिखेगा, बॉल, उसके पास कैसा स्पीड दिखेगा? दो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, बताओ ग्राउंड वाले को क्या दिखेगा उस डायरेक्शन में? उसको तो ये 30 तो इसको दिया है, पर ये भी तो इसको मिलेगा, तो कितना दिखेगा? 40। ये हो गया 40, और ये तो वही रहेगा 30, यानी, और ये कुछ इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, ऐसा कुछ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ग्राउंड वाले के लिए है ना? ओके, बहुत ध्यान समझिए, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। जरा ट्रेन का भी फ्रेम देख लो, जरा ट्रेन का भी फ्रेम देख लो। लाइक इसमें कुछ पूछा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, सोचना आना चाहिए। ट्रेन वाला जब इंसान उस बॉल को देख रहा होगा, तो बताओ बॉल में एक वेलोसिटी दिखेगा या दो? हेलो, ट्रेन में बैठा इंसान उस बॉल को देखेगा तो एक दिखेगा या दो? एक क्यों दिखेगा? ऐसा फेंका है ना, तो उसका दोनों कंपोनेंट है या नहीं ट्रेन वाले के लिए? ये तो ट्रेन वाले का ही तो था वेलोसिटी, तो उसको दिखेगा, पर उसको हॉरिजेंटल में सिर्फ कितना दिखेगा? 30, क्योंकि 10 से तो वो खुद आगे जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी भी इसके पास दो वेलोसिटी तो दिखेगा, पर वेलोसिटी का वैल्यू अलग दिखेगा, इधर 30 दिखेगा और ऊपर तो अभी भी इसको 30 ही दिखेगा। अब अगर इसका पाथ निकालोगे, ये भी प्रोजेक्टाइल ही होगा, पर दोनों का प्रोजेक्टाइल एक नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका अलग है, इसका अलग है। क्यों? क्योंकि इसका ये 10 तो खुद आगे जा रहा है। इधर से अगर आप निकालोगे रेंज, तो रेंज में ऐड करना पड़ेगा ट्रेन कितना आगे मूव किया उसको भी, तब ग्राउंड का निकलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके, पर अभी हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है, तो आराम से सब कुछ कर सकते हैं। ये वेलोसिटी हो गया, और रेंज देख लो, 2 टाइम्स 30 इंटू 40 बाई जी। फिर से देखो वही आ गया 240, लास्ट वाला ये था क्वेश्चन। ओके, एक बात देखो, अगर मान लो कोई मुझे ना कसम खा ले कि मुझे ये लाना है और ट्रेन के फ्रेम में ही लाना है, तब कैसे करेगा? तो अब उसको टाइम चाहिए, तब उसको टाइम चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितना हो जाएगा? 2u बाई जी, 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड में, इन 6 सेकेंड ट्रेन या जो भी फेंका है, ट्रेन मूव, कितना ट्रेन मूव किया? ट्रेन तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, तो 6 सेकेंड में कितना मूव कर गया? 60 मीटर। तो ट्रेन 60 मीटर चला गया, तो इधर से रेंज निकालोगे ना, तो इसमें 60 कम आएगा। देखिए इधर से निकालते हैं रेंज, इधर से जब रेंज निकालोगे 2 इंटू 30 इंटू 30 बाई जी, देखिए कितना आया? 180 आया ना। अब 180 तो ये ट्रेन में मूव किया है, ये ट्रेन में 180 मूव किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर ट्रेन भी तो उतना चला गया था, एक्चुअल उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हुआ 180 प्लस। क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से सोचेंगे, है ना? इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये है आपका 180 मीटर प्लस 60। लास्ट ईयर एक बार ऐसा क्लास हो रहा था, सर उधर से घूम रहे, देख रहे पार्क में 6-7 बच्चे पूरा बैठे हुए, है ना, उधर अलग ही फिजिक्स क्लास चल रहा था। ऐसा होता है ना?
फिजिक्स क्या है, फिजिक्स फर्स्ट क्लास पढ़े थे, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। तो बच्चे नेचर में चले जाते हैं, है? ऐसा ही देखिएगा, गैलीलियो वगैरह जितना फिजिक्स डेवलप किए क्या करते थे, जैसे उनको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता था तो मीनार पे चल जाते थे, फेंकते रहते थे चीजों को, टाइम देखते रहते थे, अलग अलग हाइट से, ऐसा ही साइंस डेवलप हुआ। तो ऑप्टिक्स न्यूटन कैसे डेवलप किए, पढ़िएगा उसकी कहानी। न्यूटन को ना फ्लैग हो गया था, फ्लैग हुआ जब उन पीएचडी कर रहे थे, तो 1 साल का क्वारंटाइन लिख दिया डॉक्टर, तो वो रूम में बंद थे, लाइट सिर्फ रूम में आता था तो लाइट के बारे में लिख दिए। तो ऐसा ही नेचर से ही फिजिक्स बना। क्लियर है? आप देखो यही सॉल्व हो गया, पर मैं इस फ्रेम में आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि डेवलप कीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है। आने वाला समय जब आपका एग्जाम होगा, यकीन मानिए टफ होने वाला है। 2 साल से बहुत आसान आसान पेपर आ रहा है ना, और इस साल इतना ज्यादा मैस हो गया है कि कुछ ना कुछ एक मेजर स्टेप उठेगा। 720 में 720 मार्क्स आ रहा है होलसेल रेट में, समझ पा रहे हैं? तो एग्जामिनर के लिए भी तो एक वो हो जा रहा है ना कि क्या करें, इतना आसान पेपर बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मान लो बच्चा 720, कितने बच्चे का आ गया, आई थिंक 17 16 ऐसा 67 बच्चों का, बताइए। तो 67 बच्चों का अगर सेम रैंक आ रहा है, मतलब सेम मार्क्स आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है, रैंक कैसे वो करेंगे, जो भी कर रहे हैं वो तो गलत ही हो जाएगा। आप एग्जाम ले रहे हैं तो मार्क्स के बेसिस पे रैंक दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर, है ना, कौन पहले फॉर्म भरा उसके बेसिस पर, कोई किसका कौन सा अटेम्प्ट है उसके बेसिस पर। जेई में जानते हैं कि नहीं, अटेम्प्ट के बेसिस पे भी होता है। पहला अटेम्प्ट में आप मार्क्स लाएंगे तो अलग रैंक मिलेगा, उतना ही मार्क्स सेकंड अटेम्प्ट, 2 बार होता है ना, एक बार दिसंबर में और एक बार जनवरी फरवरी में। तो जनवरी वाले में उसी रैंक उसी मार्क्स पर अच्छा रैंक आएगा, बाद वाले सेकंड अटेम्प्ट में उसी मार्क्स पर कम आएगा। तो ऐसा दिक्कत है। तो इसीलिए इस बार पेपर टफ करेगा ही करेगा, आपके साल गारंटेड टफ करेगा। इस बार मजाक हो गया ना, उनका भी बेइज्जती हो रहा है, इतना बच्चा फुल मार्क्स ला रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब ना ये ट्रेन वाला आप क्वेश्चन समझ गए। एक और प्रोफाइल करेंगे कि कोई भी दो, मान लो क्रॉस रोड है, तो 2 ट्रेन या 2 बस आपस में टकराएगा, नहीं टकराएगा, कितनी टाइम के बाद टकराएगा। तो एक दूसरा फ्रेम भी है, ध्यान देखिए, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप का रोड है। अच्छा, ये रोड ऐसा वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। ये जो भी बातें हो रही है हॉरिजेंटल हो रहा है, जी मत लगा देना, हॉरिजेंटल प्लेन में। बस बोर्ड हमारा वर्टिकल इसलिए वर्टिकल दिख रहा है, एक्चुअल में रोड ऐसा है, ध्यान देखिए। एक्चुअल में एक रोड ऐसा है और एक रोड ऐसा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, पर दोनों है हॉरिजेंटली, आपका जैसा चौराहा होता है उस टाइप का, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन फॉर 2 बॉडीज, अब इसमें अलग अलग केस बनता है, ठीक है। तो अपना हेडिंग चाहो बना दो, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोलिजन का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। यहां भी मान लीजिए कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इधर आ रहा है किसी स्पीड से, और ये आदमी भी इधर जा रहा है किसी स्पीड से। अब ये दोनों आकर यहाँ पे टकराएगा या नहीं टकराएगा, ये इसका कंडीशन निकालना है, ठीक है। जो मीटिंग पॉइंट है वहां से दोनों का किसी टाइम पे डिस्टेंस दिया रहेगा। मान लो ये L1 डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, और ये डिस्टेंस कुछ मान लो L2। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक है, बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि दोनों आदमी सेम टाइम में अपनी अपनी डिस्टेंस कवर कर ले तो टकरा जाएगा। मान लो ये यहां से L2 डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर कर ले, और ये भी यहां से L1 डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर कर ले, 2 सेकेंड, तो दोनों टकराएगा ना जी, सेम समय पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम ऑफ 1 अगर टाइम ऑफ 2 के बराबर हो जाए तभी कोलिजन पॉसिबल है, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें अब डिसाइड होगा कि एक्सेलरेशन है या नहीं है। तो अभी जो हम लोग केस कर रहे हैं सबसे सिंपल केस कर रहे हैं, मानेंगे दोनों बॉडी में किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है,
तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आप चाहो तो इसमें लिख दीजिए केस 1। अभी और भी केस करेंगे, इस पे ढेर सारी बातें करना है। केस 1 अपना होगा कि अगर एक्सेलेरेशन दोनों का 0, तो एक्सेलेरेशन 1 इक्वल टू 0 और एक्सेलेरेशन 2 भी 0 है, यानी दोनों जो वेलोसिटी चल रहा है, मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी चल रहा है, ये भी कांस्टेंट है, और ये मान लीजिए v2 वेलोसिटी चल रहा है, ये भी कांस्टेंट है। तब तो बहुत आसान हो गया, t1 बराबर t2 करना है। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी निकालेंगे। ये हो जाएगा L1 बाय v1, और ये क्या हो जाएगा L2 बाय v2। तो कभी भी ये कंडीशन मैच करेगा तो कोलिजन होना ही होना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो कंडीशन होना ही होना है। अब बोलेगा कितना टाइम में होगा, कहीं से निकाल दोगे, एल और बी मालूम है, दोनों डिवाइड कर दीजिए, इससे निकालो या इससे निकालो, बात एक ही है। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ ये कौन सा फ्रेम में काम किए? ग्राउंड के फ्रेम में काम किए। किसके फ्रेम में काम किए? ग्राउंड के फ्रेम में। अब जरा इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाओ, रिलेटिव टर्म में बात कीजिए, क्योंकि इसमें जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स आएगा तो रिलेटिव में क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझो। किसी को ऑब्जर्वर मानोगे, किसी एक को ऑब्जर्वर मान लो। चलो हम ना बी को 2 को ऑब्जर्वर मानते हैं, तो इन फ्रेम ऑफ 2, इन फ्रेम ऑफ 2 के फ्रेम में जरा सोचो। अब 2 का फ्रेम में जब सोचेंगे तो 2 क्या आ गया? रेस्ट में। तो जरा फिर से मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब हमारा 2 तो है रेस्ट में हो गया, ये बेचारा रेस्ट में आ गया अब, ठीक है। और ए जो है, ए या 1, इसके पास अब इसकी वेलोसिटी देना पड़ेगा, और कैसे दोगे? उल्टा करके। क्लियर है ना? तो बहुत ध्यान देखिए, इसके पास एक वेलोसिटी था v1, और इसका वेलोसिटी था इधर v2, तो आप इसको दोगे उल्टा, इधर दोगे v2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रूल यही है ना रिलेटिव वेलोसिटी देने का। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, पर उल्टा करके। ये v2 इधर है, तो इसमें जोड़ोगे इस डायरेक्शन में। अब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कुछ होगा, और इसको लगेगा को आप इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो इसको जो मोशन दिखेगा इसी का मोशन दिखेगा। तो एक्चुअल में इसे लगेगा ऑब्जेक्ट 1 ऐसा नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट 1 ऐसा चल रहा है, और आकर इससे टकरा गया, अगर कोलिजन करेगा तब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें कोलिजन का कंडीशन निकालते हैं। कोलिजन का कंडीशन क्या होता है, ध्यान समझिए। अगर इसको और इसको मिलाने वाला पाथ, मानो ये यहां पर था, ये यहां पे था, ये मिला दिए। अगर ये पाथ और ये पाथ दोनों सेम है, मतलब कोलिजन हो रहा है। फिर से ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये यहाँ पे खड़ा था, ये यहाँ पे खड़ा था, ये डिस्टेंस मालूम है, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकालोगे। यही डिस्टेंस, अगर यही पाथ ये भी है, यही पाथ ये भी है, इसका मतलब ये इसी रास्ते चला। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो था ना, ये ऐसा था और ये ऐसा था, तब फिर अलग हो जाता। तो हम ये कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग एंगल का यूज करते हैं। कैसे एंगल का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखो जरा, ये मान लीजिए कुछ भी अल्फा, ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो tan अल्फा क्या होगा? अपोजिट L1 और बेस L2, L1 बाय L2। देखो कंडीशन यही आएगा, कंडीशन तो यही आएगा, फ्रेम कुछ भी जाए, क्योंकि ये कंडीशन टाइम का है ना। पर इस तरीके से भी आपको सोचना आना चाहिए, कई क्वेश्चन में ऐसा सोचना पड़ेगा। अब ये पाथ वही है या नहीं है, कैसे डिसाइड करें? तो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि ये एंगल भी वही हो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये एंगल वही है, मुझे मालूम है। ये थोड़ा बड़ा वेक्टर बनाओ, तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। डायग्राम थोड़ा बराबर बनाते हैं।
चलिए ये मिल गया इसको V2 और ये है इसका अपना V1। अब बहुत ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये जो एंगल होगा वही एंगल ना ये होगा अपोजिट एंगल। क्लियर? इसको मान लो कुछ भी, अभी गारंटी नहीं है वो अल्फा के बराबर ही होगा, मैं मान लिया ये बीटा, अगर बराबर हो जाएगा तब कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर बीटा लेते हैं तो अब मुझे मालूम है किसी वेक्टर को कहीं भी ला सकते हैं, तो इधर एक ट्रायंगल बनेगा, इधर ये V2 और इधर V1 और ये इसका ओरिजिनल V है और ये बीटा। तो यहां से tan बीटा अगर निकालोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, V1 बाय V2। क्या मेरी बात समझ पाए? ये एंगल कैसे निकाला समझे? क्या किए, इस वेक्टर को इधर लाए। क्लियर है ना? अब अगर ये tan अल्फा और tan बीटा बराबर है तब तो कोलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, देखो ये एंगल सेम करने का मतलब बस इतना है कि ये रास्ता और वो रास्ता सेम, यानी कि L1 बाय L2 इक्वल है V1 बाय V2 के, या फिर से देखो वही बात आ गया है, L1 बाय V1, इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, L2 बाय V2 बराबर है, देन कोलिजन अकर्स। तो मैंने आपको दोनों फ्रेम में सोचना सिखाया, मैंने आपको दोनों फ्रेम में सोचना सिखाया। जब भी रिलेटिव में करेंगे दोनों का एंगल बराबर मानेंगे, या दे दिया कि दोनों कोलिजन किया है तो आप पहले से एंगल बराबर मान लेंगे। क्लियर है ना? और अगर बोलेगा चेक करने के लिए तो पहले चेक करेंगे दोनों से एंगल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एंगल अलग आया मतलब दोनों का ओरिजिनल रास्ता अलग था, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, तो रास्ता इधर था वेलोसिटी इधर है, तो कहीं और चला जाएगा, उससे टकराएगा कभी नहीं। अब इसे नोट करिए, क्वेश्चन करेंगे और भी चीजें क्लियर होगा। अच्छा इस डायग्राम में एक चीज और दिखा दीजिए कि ये जो पाथ है उसको उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखेगा, है ना, उसको इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखेगा। तो देखिए इसके लिए ना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखेगा और इस डायरेक्शन में क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो अगर किसी ऑब्जर्वर को सामने वाले की वेलोसिटी उसकी तरफ दिखे, यानी दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, अब तो दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है वही हो गया ये भी, तब वो कोलिजन होगा, तब वो कोलिजन होगा। जल्दी से बना लीजिए, इस कंडीशन को भी लिख लेंगे हम लोग। इसका नोट करके आप एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर आने का मतलब क्या है, इसको वर्ड में क्या समझेंगे। इसका वर्ड में मतलब ये हुआ, ये क्या था, ये था आप सिंपली दोनों लाइन को जोड़ दिए। ध्यान समझो एक मिनट, ये लाइन क्या था, ये था कि सिंपली इस दोनों को आपने जोड़ दिया, इस दोनों को आपने जोड़ दिया। क्लियर है ना? और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि इसकी जो वेलोसिटी है उसका जो लाइन है और दोनों को जोड़ने वाला लाइन दोनों सेम है, इसका यही मतलब है ना। अगर आप बोले हो कि ये और ये सेम, इसका मतलब क्या है, ये क्या था, इस दोनों को जोड़ने वाला सिंपल लाइन, और यहां आप एंगल्स निकाले जब तो इससे ये प्रूफ हुआ कि वेलोसिटी उसी लाइन पे। इसको वर्ड में लिखिए, इसको वर्ड में लिखिए, लिखिए लिखिए if velocity of one particle, if velocity of one particle with respect to other, when velocity of one particle with respect to other, with respect to other particle is along the line, is along the line joining the two particle, is along the line joining the two particle, then both will collide, then both will collide। फिर से मैं समझा रहा हूं, आपने क्या लिखा, आप लिखे अगर दोनों को जोड़ने वाली लाइन है ना, लाइन जो जोड़ने वाला है वो, और जो एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में हो, ये वेलोसिटी ओरिजिनल नहीं था, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी था,
ये दोनों एक ही लाइन में हो, ये वेलोसिटी इसी लाइन के लॉन्ग हो, तब दोनों जरूर टकराएगा। और इसको हम लोग प्रूफ किए ऐसे। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। एक पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर का। ठीक है, और इसके बीच का एंगल इन्होंने दे रखा है 53 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है, मान लो इस पार्टिकल का नाम ए दे देते हैं, इस पार्टिकल का नाम बी दे देते हैं। तो आपसे पहली चीज तो ये पूछ रहा है कि दोनों पार्टिकल कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, पहले ये क्लियर हो जाए। और कोलाइड करेगा तो टाइम कितना लगेगा, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिख दीजिए, विल बोथ कोलाइड, क्या दोनों कोलाइड करेगा, ये पहले हमारा क्लियर हो। ठीक है, एक बार पता चल गया कि दोनों कोलाइड करेगा, एक बार पता चल गया कि दोनों कोलाइड करेगा, फिर हम लोग टाइम के बारे में सोचेंगे। तो कोलिजन के लिए हमारा कंडीशन क्या था, एक तो सिंपल कंडीशन देखे थे L1/V1 इक्वल टू L2/V2, पर यहाँ लेंथ वेंथ का कुछ पता नहीं है, समझ पा रहे हैं। अब देखो लेंथ आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं ध्यान समझिए। पहले डायग्राम बनाएं, फिर अब जो भी काम करेंगे आप अलग डायग्राम में करेंगे। मैं इसी डायग्राम में काम कर रहा हूं, आप अलग डायग्राम में काम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो मान लो ये पार्टिकल को ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी दी जाती है, ये जो चलना होगा ये तो ऐसा ही चलेगा, और इसके पास इधर वेलोसिटी है, तो इसको जो चलना है इधर चला, कहीं पे तो जाके टकराएगा, अगर सेम टाइम पे पहुंचा तब, है ना। ये मान के चले हैं सब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये मान के चले हैं कि हर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हम मान के चले ये सारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान समझिए। अब आपको दोनों डिस्टेंस पता कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं यहां टकराया, अगर टकराता तो ठीक है। अगर सिर्फ आपको कंडीशन देखना है ना, सिर्फ कंडीशन देखना है, तो आप एक लाइन में चेक कर सकते हैं। कैसे एक लाइन में, मैंने लास्ट लाइन क्या लिखा है, मैंने लास्ट लाइन क्या लिखाया था, अगर एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग हो, तो ओरिजिनल कंडीशन क्या था, ये था ए और ये था बी, तो दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी भी इधर ही हो जाए, इसकी वेलोसिटी भी इधर ही हो जाए, तो कोलिजन होगा। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को चेक कीजिए जरा, पहले इस पॉइंट को चेक करते हैं कि दोनों कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, फिर कैलकुलेशन का ये पार्ट है। ठीक है, तो अब किसी को किसी के रिस्पेक्ट में निकालिए, बताओ चाहते हैं आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन को ए को, ठीक है, तो ए बना दीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है। क्लियर है। अब मानो ए है, तो ए तो रुका हुआ बॉडी है, तो ए तो अपना रेस्ट में आ गया। अब बी जो है, जो बी, समझ पा रहे हैं। अब बी का ए के रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अब कैसे निकालो, ध्यान समझो। बी के पास ओरिजिनल वेलोसिटी इधर था 25 मीटर पर सेकेंड, और ए का ओरिजिनल वेलोसिटी इधर था। इसको दोगे किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पाए। अब क्या इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है, देखना पड़ेगा आपको। अगर इधर होगा मतलब टकराएगा ही टकराएगा। जरा चेक करिए कैसे करेंगे। इसका कंपोनेंट तोड़िए, इसका कंपोनेंट आराम से आप तोड़ सकते हैं। ये एंगल आपको मालूम है 53 डिग्री। इसका दो कंपोनेंट हुआ,
इधर कितना हो गया 25 साइन 53, और इधर क्या हो गया जी 25 कॉस 53। इससे तो आपको लेना देना नहीं है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर ये दोनों कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं होगा तब तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इधर बच जाएगा, फिर रिजल्टेंट कहीं और चला जाएगा। तो जरा इसको चेक कीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 और साइन 53 किसी को याद है 4/5, देखिए 5 5 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 20 और नीचे भी 20 है, तो ये एक दूसरे क्या कर दिया कैंसल। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचा उसकी तरफ। अब ये फ्रेम में आप सोचो, उस फ्रेम में मत सोचो, एक ही फ्रेम में सोचो कि ये रुका हुआ आदमी है और एक सामने से आता हुआ चीज दिख रहा है, तो ये जब रुका हुआ है तो टकराएगा ही ना टकराएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से ये क्लियर हो गया कि यस बोथ विल कोलाइड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया दोनों कोलाइड करेगा, ये क्लियर है ना। अब कोलाइड करेगा तो टाइम क्या होगा ये ध्यान देखिए, इसका आंसर हो गया यस। तो पार्ट बी मैं लिख दे रहा हूं कि टाइम बताइए कितना टाइम में कोलाइड करेगा। अब इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, कई तरीके से कैसे, ध्यान समझो। एक तो आपको पता है कि ये और ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, ये 60 मीटर है, और इधर कौन सी वेलोसिटी से ये चला होगा इस वेलोसिटी से। टाइम को तो फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां से निकाल नहीं सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 3/5, 5 5 कैंसिल, ये कितना हो गया 15। तो जो टाइम लगा होगा डिस्टेंस है टाइम, अच्छा इधर कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड है 15, ये हो गया 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में। इसको और भी एक तरीके से देख सकते थे, कैसे, आप इस डायग्राम में ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे 60 कॉस इतना, तो आपको पता चल गया कितना डिस्टेंस बाद मिलेगा, फिर उस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। जैसे भी निकालना है कई तरीके से निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। आइए अब एक दूसरा केस करते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन होता, अगर इसके पास भी एक्सेलरेशन होता, इसके पास भी एक्सेलरेशन होता, तब क्या कंडीशन बनेगा। तो हम लोग केस 2 करेंगे कि अगर दोनों के पास एक्सेलरेशन हो, 1 का भी एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, 2 का भी 0 नहीं हो, पर दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कब 0 होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। तो इसको थोड़ा मैं कंपैक्ट में लिख देता हूं, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, इफ a1 और a2 दोनों इक्वल है, तब अब क्या होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, किसी का किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे 0, किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाइए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। तो ये केस देखिए थोड़ा अब उससे टफ होगा, कुछ बच्चे को वही टफ लग रहा था, पर ठीक है इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इस केस में पहली बात समझो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 0, तो जब भी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो मोशन में तो पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रिलेटिव पाथ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिनल पाथ कैसा भी हो, पर अगर ऑब्जर्वर 1 2 को देखे या 2 1 को देखे तो उसको कैसा रास्ता में जाता हुआ दिखेगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है ना? ये लिखिए, इसके नीचे ये पॉइंट पहले लिख लेंगे, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब एक एग्जांपल से हम लोग पहले क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो मान लो अभी फिर से लेते हैं, एक पार्टिकल है, इसको इधर कुछ स्पीड दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस वगैरह दे देगा, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको वेलोसिटी निकालना सिखा रहा हूं रिलेटिव फ्रेम में कैसे काम करेंगे। ये मानो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ एंगल भी दे देगा, कुछ डिस्टेंस भी दे देगा, दोनों बीच का डिस्टेंस भी दे देगा और कुछ एंगल भी दे देगा। मान लेते हैं 37 है,
एक बार ना वेलोसिटी निकाल लिए, फिर तो जो पूछेगा आप दे दोगे। अब बहुत ध्यान समझो, क्या दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है? अभी नहीं बोला ये कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी सिर्फ दे दे, एक्सेलरेशन अगर वो ये नहीं बोले कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा? जी, प्रोजेक्टाइल वाला केस है, समझ पा रहे हैं? पुराने केस में बोल कर रखा था कि ये कांस्टेंट है, बोल के रखा था ये कांस्टेंट, हमारा केस ही था कि एक्सेलरेशन 0 हो। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में दोनों का देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो एक बार देखो, किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में देखिए, मान लो ये पार्टिकल का नाम रखिए 1 और इस पार्टिकल का नाम रखा 2, ठीक है? तो अगर किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाइए, मानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप 1 को बना रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है। दोनों का अपना अपना एक्सेलरेशन तो एक ही है, जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों का अपना एक्सेलरेशन तो जी ही है। तो अगर ऑब्जर्वर 1 है तो 1 का एक्सेलरेशन इसको दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जी जी क्या हो जाएगा? कैंसल, तो ये 0 ही आएगा। अगर आपको उसे ऑब्जर्वर बनाना है तो उसे भी बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो किसी एक ही फ्रेम में काम करेंगे। मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बना दिए 2 को, ठीक है? यानी कि अब आपका ऑब्जेक्ट बचा 1, तो 1 का निकालिए 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 का भी फ्रेम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर दोगे इसको, फिर से ये जी जी कैंसिल हो जाएगा। यानी देखो, जो अभी हम लोग डिस्कस किए वही वाला केस है, वही वाला केस है। अब सबसे पहली बात कि अगर 2 1 को देखे या 1 2 को देखे तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा, समझ पा रहे हैं? उसे अब एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में दोनों प्रोजेक्टाइल करेगा। एक्चुअल में ये ऐसा है तो ये भी कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये ऐसा था तो ये भी कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। हाँ, दोनों एक जगह पे सेम टाइम में पहुंच गया तो कोलाइड भी कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो तो अलग अलग कंडीशन निकालेंगे, पर अगर किसी एक को ऑब्जर्वर बना दिए और अगर कोलाइड किया तो उसको लगेगा ये उसी की तरफ आ रहा है, तभी तो उससे टकराया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इसको ऑब्जर्वर बना दिए तो लगेगा ये उसी की तरफ आ रहा है, तभी तो उससे टकराया। तो जो फर्स्ट लाइन हम लोग लिखे कि जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेट लाइन है, इसको लगेगा वो स्ट्रेट लाइन में, उसको लगेगा ये स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है ना मेरी बातें? अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये वाली कहानी देखिए। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये कहानी देखेंगे। तो टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है जी, फाइंड करते हैं वेलोसिटी। फ्रेम किसी को मानिए, किसको मानना है सॉल्व करने के लिए? बोलो 1 या 2, किसी को, दोनों में से किसी को मानिए। इस बार एक ही मेहनत लगेगा क्योंकि दोनों का 2 2 कंपोनेंट। किसी एक को तो फ्रेम लोगे, चलो मान लेते हैं 1 को फ्रेम ले रहे, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 हो गया। तो फ्रेम अगर 1 का लिए तो देखो 1 को 2 का वेलोसिटी कैसा दिखेगा, बहुत ध्यान समझिए। पहले 1 के पास 2 वेलोसिटी है, कितना कितना है? इधर है 10 cos 37, क्या मेरी बात समझ पाए? और इधर कितना है? 10 sin 37, क्लियर ना? और दूसरा पार्टिकल जो है इसके पास भी 2 वेलोसिटी है, इधर है 20 cos 37 और दूसरा है 20 sin 37। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आप क्या बोल रहे हो कि 1 जो हमारा है ये पार्टिकल 1, ये है पार्टिकल 2, इसको आप रेस्ट में मान रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये रेस्ट में है, क्लियर है ना? अगर ये रेस्ट में है तो इसका सारा वेलोसिटी किसको चला गया होगा? इसमें गया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा वैल्यू निकालिए, पहले ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो, फिर माइनस करने में आसान होगा। ये हो गया 10 इंटू cos 37, याद है? तो ये हो गया 2, यानी कि ये हो गया 8, और ये कितना हो गया जी? यानी कि ये हो गया 6। ओके, इधर भी निकालिए जरा। 20 इंटू
फिर से आप निकालिए 4/5, ये हो गया 16, और ये हो गया, मैं ऊपर कर दे रहा हूं, 20 इंटू 3/5, 12। अब देखो इसका ये 16, उसमें ये क्या होने वाला है, ऐड, तो ये इधर है, तो इसमें जोड़ोगे तो इधर ही जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ोगे, 8। तो बताओ इसका 8 और 16 दोनों सेम ही डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, और ये जो ऊपर है तो इसमें किधर जोड़ोगे, नीचे, और नीचे कितना जोड़ेंगे, 6। बातें समझ पा रहे हैं। तो जो ये पार्टिकल 2 है, जो पार्टिकल 2 है उसके पास इधर बचा फाइनल वेलोसिटी, कितना बचा इधर, इधर बचा 8 और प्लस 16, यानी कि 24, और इसमें किधर बचा, ऊपर की तरफ बचा। अच्छा देखो ये अगर 6 12 से ज्यादा होता तब नीचे की तरफ बचता, क्लियर है ना। तो इधर बचा 12 माइनस 6, यानी कि 6। ये जो है ये कैसा है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी हम बोल सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना है, 24 i कैप प्लस 6j कैप, क्लियर है ना। और अलग अलग डायरेक्शन, आप बोलता है कब टकराएगा, तो अगर ये डिस्टेंस दे देता है तो बताओ इस डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते, इससे डिवाइड नहीं करते, सॉरी इससे करते, एक्स वाले से ना, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, पहले वेलोसिटी निकालना, क्लियर है ना। जल्दी से देखिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा प्लस माइनस लिखे हो ना, तो 24 को माइनस लिख दीजिए, ये माइनस आई है ना, इधर प्लस आई है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर का थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया -24, क्योंकि ये माइनस आई की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अभी करेंगे क्वेश्चन, ओके आप उधर लिखें, तब तक मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ इसे मिटाकर। चलिए अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या बताया, बस वहां पे एक डिस्टेंस दे देगा, अगर टाइम निकालना हो तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि दोनों कोलाइड किया है या नहीं किया है, और अगर कोलाइड किया है तब आगे की कहानी करेंगे। इसे मिटाऊं, कोलिजन के लिए मैंने क्या सिखाया था, अगर दो बॉडी रिलेटिव है तो अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी उसी की तरफ हो जाए तब उसको लगेगा कोलिजन होगा, क्योंकि एक का रिस्पेक्ट यानी उसको रेस्ट बना दिए, और उसको लग रहा है इसकी सारी वेलोसिटी उसी की तरफ है, तो टकराना ही है ना। चलिए तो पहले हम लोग चेक करते हैं कोलिजन का केस। हाँ ये देखो इसकी अपनी वेलोसिटी है 16, सही ना, और इसका वेलोसिटी 8, तो इसका वेलोसिटी इसको मिलेगा, पर ये इस डायरेक्शन में तो इसको इस डायरेक्शन में दोगे ना, तो ये 8 और ये 16, ठीक है ना। आइए जल्दी से इधर कंप्लीट करें, चेक करें जरा कोलाइड होगा या नहीं होगा।
आइए मैं इधर को मिटा रहा हूं, देखिए कोलिजन होता है या नहीं होता है। चलो बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानना है, 1 2 किसी को तो पहले नाम दे दो। चलो नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। बताइए जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानना होगे, ए को। ठीक है मान लीजिए, आप लोग ऐसा रूल ही बना दिया हमेशा उधर वाले को, तो किसी को बनाइए, मेहनत उतना ही लगे। हाँ कभी ऐसा रहे ना कि किसी का वेलोसिटी सीधा है तो उसको मान लेना, क्योंकि उसका कंपोनेंट तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तो दोनों में सेम ही कंडीशन है, तो ए हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, ओके। तो अब अगर ए तो हमारा रेस्ट में है, ए हमारा रेस्ट में है, अगर ए को ऐसा लगेगा कि बी जो है उसकी सारी वेलोसिटी सिर्फ उसकी तरफ है, सिर्फ उसकी तरफ है, तब तो श्योर कोलिजन होगा। तो बस आपको यही चेक करना है कि बी का वेलोसिटी क्या उसी की तरफ है क्या। तो चेक करेंगे कैसे, आप जो काम करेंगे अलग डायग्राम में करेंगे, मैं इसी में कर रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी को माइनस करना है तो मुझे सारा कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इसी डायग्राम में सारा कंपोनेंट निकाल रहा हूं। ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी, 30√2 cos 45, cos 45 1/√2 यानी कि ये 30, और इधर 30 तो 45 में दोनों कंपोनेंट सेम होता है, वो भी 30। क्लियर ना। अच्छा इस बेचारे का देखो, इस बेचारे का एक इधर मिलेगा कितना, 50 cos 37, 50 इंटू 37 समझते हैं ना, कितना, ये 10 हो गया, ये कितना 40, और ये हो गया 50 sin 37, यानी 50 इंटू 3/5 10 यानी कि 30। ओके जी, आ जाइए अब इस बेचारे का निकालिए वेलोसिटी, इस बेचारे का वेलोसिटी निकालिए। इसके पास एक अपना वेलोसिटी है ऊपर 30, और इसके पास इधर भी है 30, और इसको उसका मिलेगा क्योंकि इसको रेस्ट में लाए हैं, तो इसकी वेलोसिटी उसको मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका कौन कौन सा वेलोसिटी इधर है कितना 40, तो किधर मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में 40, अपोजिट तो यही हुआ ना उसका भी, तो इधर ही मिल गया 40, और एक है इसका ऊपर की तरफ 30, तो इसको अपोजिट मिलेगा यानी नीचे की तरफ मिलेगा 30। देखो 30 30 क्या हो गया, कैंसल। तो ये जो बेचारा बी है इसकी वेलोसिटी ए के लिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में बचा है, तो बताओ ये खुद रुका हुआ है और उसको लगे ये उसकी तरफ आ रहा है, तो कोलिजन तो होना ही है। क्लियर है ना। तो यस कोलिजन होगा, पार्ट ए का आंसर तो हो गया यस, पार्ट ए जो था ये था यस कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो टाइम बता पाएंगे। अच्छा ये अभी एक्सेलेरेशन कितना था दोनों का, दोनों का जी था पर्सनल, तो रिलेटिव निकालें तो क्या हो गया 0 हुआ ना जी 0। तो अब बताओ रिलेटिव एक्सेलेरेशन का कोई जरूरत ही नहीं है यहां पर, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 140, ये 140 किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा 70 से, समझ पाए ना। तो देखो एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व करोगे फास्ट, वहां तो मुझे समझाना था आपको। ये हो गया 2 सेकेंड। तो पार्ट बी ये कर लीजिए, टाइम ऑफ कोलिजन कितना टाइम में कोलाइड करेगा। इसी में एक क्वेश्चन लिखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मुझे उसका आंसर देना, पहले यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखिए। देखो मैं ओरिजिनल डायग्राम में सारा काम किया, प्लीज आप समय लें, इतनी समय दिया जाता है इसीलिए कि घर पे रिवीजन करते समय आपको पता चले क्वेश्चन क्या था, हमारा स्टेप क्या है। अब एक ही डायग्राम में आप सारा काम कर दिए, बाद में कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आप छोड़ दोगे, मैसी हो जाएगा सब। तो ये अपना 2D आज शुरू किए, 2D 2-3 दिन चलेगा आपका रिलेटिव मोशन। आइए थर्ड पार्ट लिखिए इसी में, सी पार्ट सी, पार्ट सी लिखिए, उसका आंसर ओरल देना आप। लिखिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। सी में पूछ रहा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। बताओ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, कैसा पाथ होगा जी स्ट्रेट लाइन, समझ पा रहे हैं। अच्छा वही पूछे ट्रेजेक्ट्री ऑफ
ईच पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब आपका आंसर क्या होगा? पैराबोलिक। अपना हर कोई अपना प्रोजेक्टाइल पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर रास्ते में टकरा जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक ट्विस्ट देखो, एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है, उसने क्या किया, ये जो आंसर आया ना, वो आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा आ गया। मतलब ध्यान समझो, सिर्फ एक अपना कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में ये जमीन पर आ जाएगा, तब आपका बोलना कि 2 सेकेंड बाद उससे कोलाइड करेगा मीनिंगलेस हो जाएगा ना, तब आंसर होगा कोलाइड ही नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपका जो कंडीशन निकला कि 2 सेकेंड बाद दोनों कोलाइड करेगा, वो टाइम दोनों के इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होना चाहिए? कम। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब दोनों उड़ कर जमीन पर आ गया, मानो दो एक का टाइम ऑफ फ्लाइट मानो 2 सेकेंड है, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, यानी 2 सेकेंड बाद ये इधर पहुंच गया और 5 सेकेंड बाद ये इधर पहुंच गया, और आपका ये आंसर आया 7 सेकेंड, तो बोलोगे क्या 7 सेकेंड बाद टकराएगा? ये तो मीनिंगलेस बात हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो सब सही है, पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉमन सेंस की है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कोलिजन टाइम है दोनों के इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होना चाहिए? कम। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? कितनी देर बाद वो वापस लैंडिंग कर गया। तो अगर दोनों लैंडिंग कर ही गया तब कैसे टकराएगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों थ्योरेटिकल तो आंसर आ जाएगा क्योंकि ये तो मैथ है, थ्योरेटिकल आंसर वहां पे भी आएगा, पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो नोट करके कहीं लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कहीं लिख लीजिए, टाइम ऑफ कोलिजन शुड बी, टाइम ऑफ कोलिजन शुड बी लेस देन, time of collision should be less than, time of collision should be less than time of flight of, time of flight of each particle, time of flight of each particle, दोनों पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उससे टाइम ऑफ कोलिजन जो है कम होना चाहिए, दोनों से कम होना चाहिए, एक से कम होने से भी काम नहीं चलेगा। जरा ध्यान से समझो, मान लो फर्स्ट पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकेंड, दूसरे पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है मान लो 5 सेकेंड, और आपका ये आंसर निकल कर आ रहा है मान लीजिए कुछ भी 4 सेकेंड, तो क्या कोलिजन होगा? 4 सेकेंड बाद ये तो जमीन पर बैठा हुआ है, तो काहे का कोलिजन होगा? एक ही ना हवा में है जी। तो दोनों से कम हो, यानी कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी आएगा टाइम ऑफ कोलिजन एक से कम होना चाहिए। क्लियर है ना? दोनों जब हवा में तभी तो टकराएगा, दोनों अगर जाकर अपनी जमीन पर पहुंच गया या एक कम से कम लैंड हो गया तब किससे कोलिजन होगा? क्लियर है ना? ओके, आइए एक होमवर्क ले लीजिए, क्लास खत्म करते हैं। एक होमवर्क ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, दो अलग अलग हाइट की बिल्डिंग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर, बिल्डिंग की भी हाइट दिया हुआ है, ये 100 मीटर का है और ये 40 मीटर का है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि दोनों कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो किस टाइम में करेगा। विल दे collide? If yes, then when?
तरीका कुछ भी नहीं होगा। फिर से किसी एक को आप मान लेना रेस्ट में, उसकी सारी वेलोसिटी दूसरे को दे देंगे। अगर देखेंगे दूसरे का टोटल नेट वेलोसिटी उसकी तरफ ही है, मतलब कोलाइड करेगा, और जब उसकी तरफ का वेलोसिटी मिल जाएगा तो उस वेलोसिटी को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, और डिस्टेंस को उस वेलोसिटी से टाइम मिल जाएगा। तो बस अंतर इतना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें ना एक और तरीके से आप टाइम निकाल सकते हो, वर्टिकल से भी। वर्टिकल दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 और ये 60। तो आप चाहो अभी तक सिर्फ एक वेलोसिटी निकाल देते, दूसरे का ये वाला कंपोनेंट और ये डिस्टेंस निकाल सकते, या ये वाला कंपोनेंट इससे निकाल सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप ट्राई करना, नहीं होगा अगली क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग भाई।